Welcome back, everybody. This is our seventh class in JEE Mains previous year questions for chapter electrostatic potential and capacitance. This is a sub part of class 12th chapter 1 electrostatics. Before this in series, we have made six videos for this chapter, and all of those videos are available on our YouTube channel. Again, also we have made a similar series for NEET also, so you can go and check out those videos also. And at last, if you find these videos useful, then you can like these videos, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you like to support us financially, you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With your donations, we will be able to keep on making these videos on regular basis. So with this, let's start today's video. In previous video, I think we covered up to question number 50, around 40 or 50. 50, I think. Yes, 50. So this was the last question, 51, which we covered. And let's go with next question. Here it is. A 10 microfarad capacitor is fully charged to a potential difference of 50 volt. After removing the source voltage, it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now potential difference across them becomes 20 volt. The capacitance of the second कैपेसिटर इस तो ये बताना है कि सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा। और जो हमारा प्रीवियस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो समथिंग सिमिलर ऐसा ही था, तो इसमें भी हम यही सेम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि इनिशियली हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफराड और जिसको हम चार्ज करते हैं 50 वोल्ट से। सो इस कैपेसिटर के पास जो चार्ज होगा दैट इज C इंटू वी और 500 माइक्रोकूलम, ये इसके पास टोटल चार्ज हो जाएगा। और अब हम इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगाते हैं और दोनों का फिर फाइनल पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाता है। सो ये हमारा ये वाला कैपेसिटेंस है जो कि 10 माइक्रोफराड का है। इसके साथ हमने एक दूसरा कैपेसिटेंस C ऐड कर दिया, दोनों पैरेलल में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है, बिकॉज दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी C प्लस 10 माइक्रोफराड। और हम यहाँ पे C को भी माइक्रोफराड में ही लेके चलेंगे सो दैट कैलकुलेशन बेसिस पे हमारा प्रॉब्लम ना हो। और ये बोला गया है कि जो न्यू पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट्स है। सो जो न्यू पोटेंशियल है दैट इज 20 वोल्ट्स। यहाँ पे भी 20 वोल्ट्स होगा इनके क्रॉस और यहाँ पे भी 20 वोल्ट्स है। तो यहाँ से अगर हम फाइनल चार्ज निकालते हैं Q फाइनल, दैट कम्स आउट टू बी C प्लस 10 इंटू 20 माइक्रोकूलम। और नाउ बिकॉज वी नो जो चार्ज है वो चार्ज कंजर्व रहता है, सो अगर चार्ज कंजर्व है तो Q इज इक्वल टू Q फाइनल होना चाहिए। सो 500 microcoulomb should be equal to 20 into C plus 10 माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे ये हमें देगा 25 एंड सो 25 इज इक्वल टू C प्लस 10 और यहाँ से C की वैल्यू आ जाती है 15 माइक्रोफराड। बिकॉज यहाँ पे जब हमने अज्यूम किया था तो C को माइक्रो में ही अज्यूम किया था। सो ऑप्शन जो ए है हमारा दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 is 10 microfarad. Which of these capacitors are individually connected to a volt? When these capacitors are individually connected to voltage source of 1 volt, energy stored in C2 is 4 times of C1. Okay, so we can say UC2 is 4 times of UC1। और इसके लिए कंडीशन क्या है, दैट जो पोटेंशियल है दैट इज 1 वोल्ट। इफ these capacitors are connected in series, the effective capacitance will be, so दो कैपेसिटर हैं और दोनों को जब आप पैरेलल में ज्वाइन करते हो तो 10 माइक्रोफराड मिलता है। मींस
C1 प्लस C2 हमारे पास 10 माइक्रोफराड है, और अगर इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं तो UC2 हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ C, और पोटेंशियल तो हमारे पास 1 वोल्ट दिया गया है, सो हाफ C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाफ, सॉरी हाफ C2 1 का स्क्वायर 4 टाइम्स हाफ C1 1 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास दोनों के रिलेशन आ जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एंड C2 comes out to be 4 times of C1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, C1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफराड, और 5C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफराड। फ्रॉम दिस जो C1 आ जाता है वो आ जाता है 2 माइक्रोफराड। पहले कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफराड आ जाती है, एंड जो C2 है, C2 विल बी 8 माइक्रोफराड। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जब सीरीज में होते हैं तो इनवर्स हो जाता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, सो इट विल बी 1/2 प्लस 1/8, और ये सारा माइक्रोफराड में रहेगा, सो 841, और C की वैल्यू आ जाती है 8/5 माइक्रोफराड, और दिस विल बी 1.6 माइक्रोफराड, जो कि ऑप्शन C के साथ यहाँ पे मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here it is. A capacitor is made of 2 square plates of each side A, making a very small angle between them, as shown in the figure. The capacitance will be close to, तो ये बताना है कि capacitance हमारा किसके क्लोज होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉर्मली जब भी हम कैपेसिटेंस ड्रॉ करते हैं तो उसको वर्टिकल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, कि ऐसे हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये हमारा सेपरेशन D होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेपरेशन थोड़ा सा यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है उसको थोड़ा रोटेट करके शो किया गया है। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर वे में यूज करते हैं। सो फॉर दैट लेट्स टेक स्क्रीनशॉट। सो पेस्ट इट and rotate it. So now I think it will be okay. Now जब भी हमें इस टाइप के वेरिएबल चीजों को सोल्व करना होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं, वी यूज इंटीग्रेशन। तो जब भी हमें अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, या एक ऐसा स्मॉल कैपेसिटर बनाना पड़ेगा हमें, एक छोटा सा कैपेसिटर जिसमें हम बाद में चीजों को वेरी कर सकें, और वेरी करके व्हाट वी कैन डू, हम वहां पे उसको बाद में इंटीग्रेट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं, पहले डायमेंशंस को समझते हैं कि जो आपकी प्लेट है कैपेसिटर की उसकी लेंथ a है दोनों साइड पे, ये दोनों लेंथ्स हमारे पास a है, या स्लाइटली ये थोड़ी ज्यादा है, एंड एक साइड पे जो डिस्टेंस है दैट इज d, एक साइड पे जो हमारा प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, और एक साइड पे जो डिस्टेंस है वो d से थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ पे यहाँ से किसी भी एक सपोज कीजिए हम इसको दिस पॉइंट को हम ए पॉइंट बोलते हैं, और इससे मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। अब इस पॉइंट ए पॉइंट से एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे हम एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जिसको हम एक छोटा सा कैपेसिटर की फॉर्म में लेके आएंगे। सो लेट मी शो यू कि ये हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिसको हम कैपेसिटर, एक स्मॉल कैपेसिटर मानेंगे। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस d ही रहेगा। आप जो ये स्मॉल कैपेसिटर है ये ऐसे ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते, वर्टिकली कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप उसको वर्टिकली कंसीडर करोगे तो आप दोनों प्लेट्स को टच नहीं कर रहे होगे, और अगर आप दोनों प्लेट्स को टच नहीं कर रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा, और यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटर नहीं बनेगा। सो ये हमारा एक स्मॉल एलिमेंट है जो हमने कंसीडर किया है, और ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस हमारा x है ए पॉइंट से।
और ये हम एक्स क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज हम क्या करेंगे, इस स्मॉल कैपेसिटर को एक्स के बेसिस पे इंटीग्रेट करेंगे कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये जो प्लेट की सेपरेशन है ये भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। और जो ये एंगल है, दिस इज एंगल थीटा, ऑलरेडी मेंशन है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा एक्स है तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है ऐसे। लेट मी शो यू कि ये हमारे पास एक ऐसे ट्रायंगल बन जाएगी। और जिस एंगल ट्रायंगल में ये यहाँ पे पॉइंट ए है, जो ये डिस्टेंस है ये हमारा एक्स है और ये एंगल हमारा थीटा है। सो जो ये वाला डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट ए लेके चले तो दिस ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस की वैल्यू एक्स है, शुड बी परपेंडिकुलर बाय बेस शुड बी टेंजेंट थीटा, और पी की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है परपेंडिकुलर की एक्स टेंजेंट थीटा। सो जो ये वाली वैल्यू होगी हमारी, ये हो जाएगी एक्स टेंजेंट थीटा। सो इसके लिए जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच में, बिकॉज अगर आप कैपेसिटेंस लिख रहे हो, नॉर्मल कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन नोड ए बाय डी, जहां पे ए एरिया ऑफ प्लेट है और डी क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। सो अब हम स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड ए, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डी प्लस एक्स टेंजेंट थीटा। एंड नाउ कमिंग टू एरिया, कि जो एरिया है यहाँ पे हम एरिया ए ले लेते हैं, यहाँ पे एरिया भी चेंज होगा, यहाँ पे एरिया का एक्चुअली डी ए होगा, तो हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमने डिस्टेंस जो डिस्टेंस है स्मॉल एलिमेंट का ए पॉइंट से एक्स ले लिया था, और स्मॉल एलिमेंट की जो विड्थ है दैट विल बी डी एक्स, ये हमारे पास ऐसे डी एक्स हो जाएगी। अब इसको हम आपको थोड़ा सा 3D फॉर्म में शो करते हैं कि 3D फॉर्म में ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसे दिखाई देगा। So, if possible, so here it is। हमने थोड़ा इसको स्टॉप करके वीडियो को ये डायग्राम बनाया है, बिकॉज जो डायग्राम है इट टेक्स टाइम, सो दैट्स वाई हमने इसको वीडियो को स्टॉप करके ये डायग्राम को प्लॉट किया है। सो यहाँ पे ये आपकी पहली शीट है, ये वाली शीट है, प्लेट है, ये जो प्लेट है ये हमारी पहली प्लेट है। अब जो प्लेट्स होती हैं वो स्क्वायर होती हैं, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज आल्सो ए, ये, और जो इसकी ब्रेथ है, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, दैट इज आल्सो ए। और जो ये वाला थिकनेस है, ये जो थिकनेस है डैश, ये थिकनेस हमारे पास कितनी है, dx है। इस थिकनेस की वैल्यू हमारे पास dx है, और ये इस साइड थोड़ा इंक्रीज हो रही है, वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। या आप इस साइड जो ये वाली जो प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट है, इस पे ये थिकनेस थोड़ी सी आके इंक्रीज हो जाती है। अब अगर इस स्मॉल एलिमेंट की आप एरिया कैलकुलेट करने लगते हो, तो इसकी जो ये वाली साइड है इसकी वैल्यू तो a है, बट जो ये वाली साइड है जो लेंथ है इसकी वैल्यू dx है, तो विथ a है और लेंथ dx है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया या डी ए जिसको बोलते हैं, दैट विल बी ए डी एक्स। और यहाँ पे इस प्लेट के साथ जो एंगल है वर्टिकल के साथ दैट इज थीटा, वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एरिया कितना होगा या डी ए की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ये एक टाइप का यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन है। सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो जो डीसी है, डीसी विल बी एप्सिलॉन नोड ए डी एक्स बाय डी प्लस एक्स टेंजेंट थीटा। सो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी डीसी की। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज हम जो हमारे पास सारी वैल्यूज है, थीटा फिक्स है यहाँ पे एंड एक्स वेरिएबल है, और एक्स कहाँ से कहाँ वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितनी लेंथ तक जा रहे हैं, कि एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हम ए तक जा सकते हैं। सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो डीसी इंटीग्रल, यहाँ पे जब इंटीग्रल करेंगे तो एप्सिलॉन नोड ए तो कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रल 0 टू ए, और ये हो जाता है हमारे पास डी एक्स बाय डी प्लस एक्स टेंजेंट थीटा। सो ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगी। और जो इसका इंटीग्रल होगा, इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें ये पता है कि डी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है यहाँ पे,
और जो थीटा है वो यहाँ पे एक स्मॉल एंगल है, थीटा इज आल्सो स्मॉल, सो थीटा इज वेरी स्मॉल। तो अगर थीटा स्मॉल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, बिकॉज हमें इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व करना है, ना कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन करना है। तो अप्रोक्सीमेशन सोल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, एप्सिलॉन नोड ए, यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे नीचे से, सो 0 टू ए, तो ये हो जाएगा dx बाय 1 प्लस एक्स बाई टी ऑफ टेंजेंट थीटा। अब इसको पूरे को ऊपर ले आएंगे एंड थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। So this will be further epsilon node a d integral 0 to a 1 plus x by t tangent theta power minus 1 into dx। थीटा स्मॉल है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, सो दिस विल बी एप्सिलॉन नोड a d इंटीग्रल 0 टू a, पावर अंदर आ जाएगी 1 माइनस एक्स बाई डी ऑफ टेंजेंट थीटा इंटू dx। नाउ अब हम इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दिस विल बी एप्सिलॉन नोड a b 1 का इंटीग्रल x एंड x का स्क्वायर बाय 2d इंटू टेंजेंट थीटा a टू 0, लिमिट्स पुट करते हैं, एप्सिलॉन नोड a t 0 पुट करेंगे तो फिनिश ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर बाय 2d इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। यहां तक हम इसको अभी सोल्व कर पाए। यहां से a कॉमन लिया जा सकता है बाहर, सो एप्सिलॉन नोड a स्क्वायर बाय d 1 माइनस a बाय 2d इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। नाउ बिकॉज थीटा स्मॉल है, और जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के इक्वल हो जाता है, और टेंजेंट थीटा भी थीटा के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है, और कोस थीटा 1 के इक्वल हो जाता है जब थीटा स्मॉल। तो जब ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज करेंगे, सो इट विल बी 1 माइनस ए थीटा बाय 2d, और यहाँ पे अगर देखते हैं एप्सिलॉन नोड a स्क्वायर d 1 माइनस, यहाँ पे a थीटा, यहाँ पे एंगल को अल्फा लिया गया है। अल्फा हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज जब हम अगर अल्फा लेंगे तो हम कंफ्यूजन हो सकता है a एंड अल्फा के बीच में, दैट्स व्हाई हमने इसको थीटा लिया था माइनस 2d। सो जो ऑप्शन ए है हमारा, दैट्स कम्स आउट टू बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here it is, a parallel plate capacitor has an area A separated by distance d between them. It is filled with dielectric which has a dielectric constant, variable dielectric constant है k is equal to 1 plus alpha x, where x is the distance measured between the one of the plates. If alpha d is less than 1, total capacitance of the system is best given by the expression. So again यहाँ पे भी हमें बेस्ट निकालना है। बेस्ट का मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पे अगेन अप्रोक्सीमेट करके चीजों को सोल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखते हो, मींस जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि जो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो x पे डिपेंड करता है, और x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। मींस जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो इससे जस्ट हमने पहले वाला किया अभी, उसमें आपका x ऐसे वर्टिकली मेजर हो रहा था दो प्लेट्स के बीच में। यहाँ पे जो x है वो हॉरिजॉन्टली मेजर हो रहा है दो प्लेट्स के बीच में। तो जो हमने पहले प्रीवियस केस में हमारा जो स्मॉल एलिमेंट है ऐसे कंसीडर कर लिया था, कि जो हमने फ्लैट बेस में ऐसे कंसीडर किया था ये हमारा एलिमेंट, अब की बार ऐसे फ्लैट कंसीडर नहीं होगा, अब की बार ये एलिमेंट हमारा वर्टिकल होगा। सो लेट मी शो कि कैसे होगा। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन स्क्रीन। सो हियर इट इज, ये हमारा यहाँ पे एलिमेंट है या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने बनाया है। ये दो हमारी साइड्स हैं, अगर इस साइड को हम ए बोलते हैं और इस साइड को बी बोलते हैं, तो ये हमारी वो पैरेलल साइड्स हैं ए एंड बी, और इनके बीच में हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, जो कि x डिस्टेंस पे है, और इसकी थिकनेस यहाँ पे dx है। सो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो कैपेसिटेंस होगा सिस्टम का, इस ओनली दिस स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो कैपेसिटेंस होगा dc, दैट विल बी एप्सिलॉन नोड
और यहाँ पे बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है तो k भी आएगा साथ में, सो k इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू एरिया a बाय थिकनेस, इस एलिमेंट की थिकनेस हमारे पास dx है। नाउ इस सिनेरियो में जो एरिया है, प्लेट का एरिया चेंज नहीं होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, बिकॉज उसमें वर्टिकल एलिमेंट हमने लिया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, सॉरी वहां पे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लिया था, यहाँ पे वर्टिकल एलिमेंट है, और इस केस में यहाँ पे एरिया एज इट इज रहेगा, जो थिकनेस है वो वेरी करेगी, और जो प्रीवियस था उसमें हमारा एरिया वेरी कर रहा था एंड आल्सो थिकनेस भी वेरी कर रही थी, बट अगर आप उसको स्ट्रेट कर लेते तो थिकनेस वहां पे कांस्टेंट रहने वाली थी, जैसे यहाँ पे एरिया कांस्टेंट रहने वाला है। सो दैट्स हाउ अब हम यहाँ पे x को वेरी करके इंटीग्रेट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ अब अगर ध्यान से देखा जाए, सो यहाँ पे हम dc को इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे dx को इंटीग्रेट करेंगे, बट जो dx है हमारा वो 1 बाय है, सो इसको इजिली इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे, सो दैट विल बी 1 बाय dc इज इक्वल टू dx बाय एप्सिलॉन के ए 1 प्लस अल्फा एक्स। नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा, और इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस d गिवन है मैक्सिमम, सो 0 टू d, सो 1 बाय डी सी का इंटीग्रल हो जाएगा 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन के ए, हमारे पास एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास बच जाता है इंटीग्रल 0 टू d dx 1 प्लस अल्फा एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम फर्दर, सो 1 बाय सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड के ए, इसका इंटीग्रल हमें देगा ln 1 प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा, और लिमिट्स आएंगी हमारे पास 0 टू d, सो ये अल्फा भी इधर आ जाएगा इन शॉर्ट, सो 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा एप्सिलॉन नोड के ए, और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो वो 1 देगा, ln 1 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बच जाता है ln 1 प्लस अल्फा टी, ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बच जाता है, और इसको फर्दर हम बना सकते हैं दैट यहाँ पे c जाएगा, ये इधर क्रॉस हो जाएगा, और ये ln की पावर हमारे पास -1 हो जाएगी, सो c इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नोड के ए ln 1 प्लस अल्फा डी होल पावर -1, तो ये हमारे पास c की वैल्यू यहाँ पे बचती है। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में कहीं भी ln का यूज नहीं किया गया है, सो इट मींस हमें यहाँ पे, और साथ में अप्रोक्सीमेशन के लिए कंडीशन भी दी गई है, तो हमें यहाँ पे इस जो ln है इसको एक्सपेंड करना होगा, और इसको एक्सपेंड करने के लिए व्हाट वी डू, तो इसके लिए हम टेलर सीरीज यूज करेंगे जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है, और उस टेलर सीरीज लगाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अल्फा डी स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, और वही कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि ये स्मॉलर देन 1 है, सो इसका जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स है, सो लेट मी राइट इट सेपरेटली, कि अगर हमारे पास ln 1 प्लस एक्स है तो इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है x माइनस स्क्वायर बाय 2 प्लस क्यूब बाय 3 माइनस 4 बाय 4। अब बिकॉज अल्फा डी की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हम ये हायर टर्म्स पे नहीं जाएंगे, हम फर्स्ट एंड जो सेकंड टर्म्स है वहीं तक बात करेंगे, बिकॉज उसके बाद इवन जो स्क्वायर टर्म है वो भी बहुत ही स्मॉल होने वाली है, बट स्क्वायर टर्म समहाउ यूज आ जाती है समटाइम्स आंसर को सोल्व करने में, तो हम यहाँ पे ओनली स्क्वायर टर्म तक ही जाएंगे, सो दिस विल बिकम c is equal to alpha epsilon node k a, आई थिंक पहले नहीं चेक कर ले कि हमने राइट लिखा है, यस राइट है, और यहाँ पे पावर -1 है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, सो x एज इट इज अल्फा डी एक्स इज माइनस अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसकी पावर -1 है
और यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे हमारे पास 1 हो। तो यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा टी को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। सो C इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नोड के ए, अल्फा टी हमने कॉमन ले लिया और ये बचता है 1 माइनस अल्फा टी बाई 2 पावर -1। एंड आल्सो एक चीज हम जो यहाँ पे लगाना भूल गए, जो अल्फा टी है इसकी भी पावर -1 होगी, बिकॉज ये -1 पावर के साथ बाहर आएगा। सो फर्दर इट विल बी अल्फा एप्सिलॉन नोड के ए बाय अल्फा टी, और यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बी अल्फा टी बाई 2। सो अल्फा से अल्फा कैंसिल होता है और सी की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नोड के ए बाई डी 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है हमारे पास। और अगर इसको मैच करें, सो हियर इट इज, जो ऑप्शन ए है ये हमारा यहाँ पे आंसर के साथ मैच करता है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 60 picofarad capacitor is fully charged by 20 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another 60 picofarad capacitor in parallel. The electrostatic energy lost in this process by the time energy is redistributed between them. सो यहाँ पे दोनों इक्वल कैपेसिटर हैं और दोनों में जब आप दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे पैरेलल में तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। सो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और व्हाट वी कैन डू, हम नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि अगर इफ यू हैव टाइम सो वी कैन डू नॉर्मल कैलकुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैपेसिटर लेते हैं इनिशियल, जो कि हमारे पास है 60 पिकोफैराड का और जिसको हमने चार्ज किया है 20 वोल्ट पे। तो इसके पास जो टोटल चार्ज हो जाता है दैट इज 1200 क्यू सी इंटू वी, 1200 पिको कूलम इसके पास टोटल चार्ज हो जाता है और जो इसकी एनर्जी हो जाती है इनिशियल, दैट कम्स आउट टू बी हाफ CV स्क्वायर। सो 60 10⁻12 इंटू 20 इंटू 20, सो ये देगा 30, 60 एंड 12,000 और यहाँ को हम उसको एज इट इज रखते हैं पिको जूल्स। ये इनिशियल एनर्जी हो जाती है। नाउ जब दोनों को आप पैरेलल में ऐड कर दोगे, ये फर्स्ट कैपेसिटर है ओरिजिनल वाला जिसको चार्ज किया था और इसके साथ दूसरा लगा दिया और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है 60 पिकोफैराड 60 पिकोफैराड। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, दैट विल बी 120 पिकोफैराड। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा। और इस सिनेरियो में जो चार्ज है, चार्ज तो कंजर्व रहना ही चाहिए। तो अगर चार्ज कंजर्व है तो इनिशियल चार्ज 1200 पिको कूलम था तो अभी भी इतना ही रहेगा 1200 पिको कूलम। तो यहाँ से अगर सोल्व करें 1200 पिको कूलम इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, सी की वैल्यू है 120 पिको फराड इंटू पोटेंशियल वी। सो पिको से पिको कैंसिल होता है और यहाँ पे आता है हमारे पास 10। सो जो पोटेंशियल आता है दैट बिकम्स टू बी 10 वोल्ट। सो नाउ जो नेक्स्ट जो फाइनल एनर्जी आएगी हमारी यू फाइनल, दैट विल बी हाफ सी फाइनल जो कि है 120 पिकोफैराड into 10⁻12 एंड पोटेंशियल है 10, सो 10 into 10 ये देगा 60, तो ये देगा 6000 पिको जूल्स। तो इनिशियल एनर्जी 12,000 थी, फाइनल 6000 है, तो जो डेल्टा यू हुआ 12,000 माइनस 6,000 पिको जूल्स का लॉस हुआ। बट जो एनर्जी है वो हमें बतानी है नैनो जूल्स में। सो दिस विल बी 6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻−12 जूल और 6 इंटू 10⁻- जूल और 6 नैनो जूल है जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The parallel combination of a two air-filled parallel plate capacitors of capacitance C and NC is connected to a battery of voltage V.
When the capacitors are fully charged, the battery is removed, and after a dielectric material of dielectric constant K is placed between the first plates of first capacitor, new potential difference of the combined system is. So let's start. सो स्टार्टिंग में हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और एक दूसरा कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास NC है। तो इनका कंबाइंड बन जाएगा फाइनल कैपेसिटेंस, दैट इज C प्लस NC, और इसको बोला जा सकता है C इंटू 1 प्लस N। ये हमारा फाइनल कैपेसिटेंस होगा इस सिस्टम का। नाउ इसको V वोल्ट से हम सप्लाई करते हैं, V पोटेंशियल V सप्लाई करते हैं, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा सिस्टम पे दैट विल बी C इंटू V, और CV1 प्लस N कूलम्स, ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा इनिशियली सिस्टम का। अब क्या किया जाता है कि जो हमारे पास C पोटेंशियल वाला कैपेसिटर है, इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। सो अब सिनेरियो कुछ ऐसे हो जाता है कि ये C वाला था, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसका कैपेसिटेंस C की जगह क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा, और ये पैरेलल में है NC के साथ, जिसके के साथ कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो अब जो नया कैपेसिटेंस होगा, फाइनल कैपेसिटेंस, दैट विल बी KC प्लस NC और C इंटू K प्लस N। नाउ बिकॉज यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड थी सिस्टम के साथ, और जब हमने उसके अंदर प्लेट डाली तो बैटरी को हटा लिया गया, प्लेट डालने से पहले बैटरी को हटा लिया गया। सो क्या होगा, कैपेसिटेंस में चेंज आ गया प्लेट डालने की वजह से, तो पोटेंशियल में भी चेंज आएगा, बट जो चार्ज है चार्ज कांस्टेंट रहता है ऑलवेज। सो अगर चार्ज कांस्टेंट रहता है, अज्यूमिंग कि यहाँ पे फाइनल कैपेसिटेंस VF है, तो यहाँ का जो फाइनल चार्ज हो जाएगा दैट विल बी CVF इंटू K प्लस N, एंड K प्लस ये Q एंड QF दोनों इक्वल रहने चाहिए बिकॉज चार्ज कंजर्व रहता है ऐसे सिनेरियोज में। सो CV1 प्लस N इज इक्वल टू CVVF एंड इंटू K प्लस N। सो C से C कैंसिल होता है, और V1 प्लस N डिवाइडेड बाय K प्लस N इज इक्वल टू VF, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे D के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here it is, as questions looks slightly big on bigger side, I think. So let's read the statement. Two identical parallel plate capacitors of capacitance C, each having area A, separated by distance D. The space between the plates of the two capacitor is filled with three dielectrics of equal thickness and dielectric constant K1, K2, K3. The first capacitor is filled as shown in the figure. So इनिशियल में दोनों का कैपेसिटेंस C था और दोनों का डिस्टेंस भी D था, तो पहले में हमने इसको ऐसे भरा है, एंड सेकंड में हमने इसको कुछ ऐसे भरा है। सो वी हैव टू फाइंड if these two modified capacitors are charged with same potential V, the ratio of their stored energy। तो हमें दोनों के एनर्जीज का रेशियो बताना है। सो फॉर दैट सपोज कर लीजिए कि इसका कैपेसिटेंस है CA और इसका कैपेसिटेंस है CB। सो जो EA है फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी दैट विल बी हाफ CA बाय इनटू V स्क्वायर, जिस पोटेंशियल से इसको चार्ज किया है, एंड EB विल बी हाफ CB V स्क्वायर, एंड जो दोनों का रेशियो हो जाएगा EA बाय EB, दैट विल बी हाफ से हाफ कैंसिल, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, सो इट विल बी CA बाय CB। सो इन शॉर्ट हमें दोनों के पोटेंशियल्स का रेशियो बताना है। सो स्टार्ट करते हैं, पहले हम CA के लिए कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम CB के लिए कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान दें अगर थोड़ा, तो जो कैपेसिटर्स हैं उनको नॉर्मली हम कैपेसिटर को ऐसे शो करते हैं और यहाँ पे कैपेसिटर को ऐसे शो किया गया है, तो इस चीज में थोड़ा ध्यान देना है। सो पहले हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं।
सो सपोज ये हमारी पहली प्लेट है और ये हमारी दूसरी प्लेट है और इनके बीच में हमने मटेरियल डाला हुआ है, ये K1 थिकनेस के लिए और ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से हम ऐसे इसको सप्लाई देंगे, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। तो जो ये वाला सिस्टम है इसको वी कैन रिप्रेजेंट इज समथिंग लाइक दिस, कि एक पैरेलल प्लेट, एक कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर और फिर तीसरा कैपेसिटर, इसके बीच में K1 की प्लेट है, इसके बीच में K2 की प्लेट है और इसके बीच में K3 की प्लेट है। तो ये तीनों कैपेसिटर क्या है, यहाँ पे सीरीज में है और इनकी थिकनेस यहाँ पे डिवाइड हो गई है। अगर टोटल थिकनेस D थी और बिकॉज यहाँ पे इक्वल थिकनेस है तो ये थिकनेस D/3, ये भी D/3 और ये भी D/3 और एरिया सेम, सो A इंटू कॉमा D/3 सबके लिए यहाँ पे होगा। नाउ बिकॉज ये पैरेलल में है तो यहाँ पे पैरेलल वाला रूल लगेगा, दैट जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा 1/CA इज इक्वल टू 1/C1 CK1, K1 का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा CK1 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस होता है और जो थिकनेस है यहाँ पे D/3 है, सो D और यहाँ पे 3 आ जाएगा साथ में। सो सेकंड के लिए भी सेम होगा, एप्सिलॉन नोड ए, सॉरी एप्सिलॉन है ये, प्लस D/3 एप्सिलॉन K3A। नाउ यहाँ से सबसे D/3 एप्सिलॉन नोड A कॉमन लिया जा सकता है और ये हो जाएगा 1/K1 K2 K3 और जब इसको सोल्व करेंगे तो CA की वैल्यू आ जाएगी 3 एप्सिलॉन नोड A बाय D K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 K3 K1 K3 एंड K1 K2। हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे और फिर इसका इनवर्स कर देंगे। तो ये हमारे पास C1 के लिए सिनेरियो हो जाता है। नाउ गोइंग टू CB, सॉरी CA के लिए सिनेरियो हो जाता है, CB के लिए अब हम सोल्व करेंगे। तो इस केस में जो कैपेसिटर्स हैं, तो जो अब हमारा डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये हमारी प्लेट है और जो अब डिवाइड किया गया है वो ऐसे डिवाइड किया गया है। सो अब यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K3 है। सो इट्स लाइक कि आपके पास तीन कैपेसिटर हैं और तीनों पैरेलल में हैं। इस टाइम पे इनकी थिकनेस सबकी D है, बट जो एरिया है ये टोटल एरिया A था, अब ये A/3 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे ये चेंजेस आएंगे। सो फाइनल कैपेसिटेंस होगा जो कि CB होगा, दैट विल बी एप्सिलॉन K1 A/3 और 3 नीचे आ जाएगा और डिस्टेंस बीच में अभी D ही है, सो D और ये सबके लिए सेम ही होगा। और अब अगर यहाँ से CB की वैल्यू निकालते हैं, CA हमारे पास अवेलेबल है, CB अवेलेबल, जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एप्सिलॉन नोड A/3D K1 प्लस K2 प्लस K3, सो दिस कम्स आउट टू बी CB और हमें CA/CB निकालना था। सो 3 एप्सिलॉन नोड A/D K1 K2 K3 K2 K3 K3 K1 K1 K2, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। सो एप्सिलॉन नोड A 3D और ये नीचे यहाँ पे आएगा K1 K2 K3। सो एप्सिलॉन नोड यहाँ पे कैंसल, D से D कैंसल और ये हमें देता है 3 into 3 9 K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय
K1 plus K2 plus K3 or K1 K2 K2 K3 and K3 K1. Let's copy this and let's check the answer. So I think ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा. Here it is. जो ऑप्शन सी है ये हमारा यहाँ पे मैच करता है. So ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एंड विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. होपफुली जो हमने कवर किया अगेन आपके लिए यूजफुल होगा. अगर आपके कुछ डाउट हैं या सजेशन है कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आल्सो हमारी सिमिलर सीरीज नीट के लिए भी अवेलेबल है, तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू मेक सम डोनेशन, क्यूआर कोड आपके सामने है, आप स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं. So with this again, thanks for watching and we will meet in next video.